हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों को यहाँ पे मैंने छोड़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो चलो इसके आगे देखते हैं इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे इसका। तो मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कोई कंडक्टर है जिसको हमें फाइनल चार्ज क्या देना है ये देखना, ठीक है। इसको हमें फाइनल चार्ज क्यों देना है। अच्छा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज फाइनल चार्ज की वजह से जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो कितना है, तो फाइनल पोटेंशियल हो गया V। और कैपेसिटेंस कितनी है इस कंडक्टर की, C। ठीक, तो इन चीजों के, इन क्वांटिटीज के फॉर्म में हमें इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी वो निकालना है। ठीक, चलो देखते हैं अब। तो मैंने माना, देखो स्टार्टिंग कैसे की होगी, जीरो चार्ज होगा, फिर धीमे 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 चार्ज देते जाएंगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो मैंने माना किसी इंस्टेंट पर जब इस पे चार्ज क्यू डैश था, कितना था, क्यू डैश, तब इस पे पोटेंशियल था V डैश। ठीक, तो लेट ऑन प्रोवाइडिंग क्यू डैश चार्ज टू द कंडक्टर, V डैश potential is produced on the conductor। क्लियर। अच्छा, अब देखो फिर वही C की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q अपॉन V। तो फिर C बराबर क्या हो जाएगा, देन C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V होता है, तो Q डैश और इसकी वजह से आने वाला पोटेंशियल V डैश, तो Q डैश अपॉन V डैश। क्लियर। तो फिर इससे V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मतलब इस पे जो V डैश है वो मैंने निकाल लिया C के फॉर्म में, इसकी कैपेसिटेंस के फॉर्म में। अब अगर किसी पे V पोटेंशियल है और उसको अगला dq चार्ज दोगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो स्मॉल वर्क डन टू प्रोवाइड dq चार्ज फर्दर, इज dw। ठीक, तो dw कैसे लिखोगे, तो dw बराबर हो जाएगा V डैश इंटू dq। बट फर्स्ट इक्वेशन से देखो V डैश को हटा सकते हैं, तो बट V डैश इक्वल Q डैश अपॉन C फ्रॉम फर्स्ट रख दो इसमें। तो ये dw इक्वल क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C इंटू ये dq। अब टोटल वर्क निकालना था, वही टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल वर्क किस में निकालना था, Q चार्ज देने में, ठीक, जिसकी वजह से V पोटेंशियल आता है। ठीक है, चलो तो रख दे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल वर्क W इक्वल देखो 1/C। C तो कांस्टेंट होता है, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक, जब तक आप कंडक्टर का शेप, साइज या चारों तरफ का मीडियम ना बदलो। क्लियर, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है कब तक, जब तक कि हम उस कंडक्टर का शेप, साइज और चारों तरफ का मीडियम ना बदले। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बदल रहा हूं, उसी कांस्टेंट है। तो 1/C बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन Q डैश इंटू dq, और लिमिट, चार्ज की लिमिट तो पहले 0 था और फाइनल चार्ज Q देना है, तो 0 टू Q। क्लियर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो W बराबर 1/C, इंटीग्रेशन इसका आएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें रख दो 0 टू Q लिमिट,
तो ये W बराबर 1/c, यहां देखो q डैश जगह पर रखो q, तो ये q स्क्वायर अपॉन 2, माइनस पे रखो 0, तो ये 0, तो फिर W बराबर हो गया q स्क्वायर अपॉन 2c, और यही W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर W, तो U बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c, ये हमारा ए इक्वेशन बन गई। अब समझिए, देखो पहला फॉर्मूला आ गया, ये जहां Q क्या है, फाइनल चार्ज। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां है, तो अंदर तो है नहीं, अंदर तो E0 है, कंडक्टर है ना, यहां सरफेस से लेके इंफिनिटी तक ये एनर्जी फैली हुई है। क्लियर? अच्छा, अब ये Q और C के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहां देखो C बराबर, बट अगेन मैं C को क्या लिख सकता हूं, C बराबर मैं लिख सकता, या चलो C बराबर क्या होता है, फाइनल चार्ज Q है और इसकी वजह से आने वाला पोटेंशियल V है, तो C बराबर चार्ज अपॉन उसकी वजह से आने वाला पोटेंशियल, तो C बराबर Q अपॉन V। तो इसमें अभी देखो Q और C है, अब मैं Q को हटा के V लाना चाहता हूं, C तो रहेगा हर बार, दोनों बार रहेगा। क्या करूंगा मैं, एक बार C और Q के फॉर्म में, Q और C के फॉर्म में, एक बार V और C के फॉर्म में, तो इससे Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, देन U बराबर Q की जगह पर रख दो CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये U बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो गई B। तो ये A और ये B सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये दूसरा का एक्चुअली में तीसरा, एक तो C बराबर Q अपॉन V और एक एनर्जी का, ये दोनों फॉर्मूले थे, और एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाली थी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। तो ये फॉर्मूले अभी तक हमने सीखे, इसको आप पूरा नोट कर लेंगे। और एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है ये मैंने आपको बता दिया है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हूं। और आई होप इतनी बात आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, या फिर Q की जगह पे CV रख दोगे तो हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। इसी में एक और अगेन ये भी लिखना, अगेन Q बराबर CV था ना, वो इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ, इसको क्या C इंटू V इंटू V लिख दोगे ना, C इंटू V इंटू V, तो CV की जगह पे रख दो Q और इंटू एक बचेगा V, ये और ये हमारी A इक्वेशन थी, ये B इक्वेशन थी और ये C इक्वेशन है। ये सबको तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे Q बराबर CV लगा दो तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ QB होती है, या हाफ CV स्क्वायर होती है, या Q स्क्वायर अपॉन 2C होती है, एक ही बातें हैं सब। चलो ये मिटा देते हैं हम। बेटा आप समझो, देखो अब बहुत ध्यान से, हमें पढ़ना क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है दो कंडक्टर्स होंगे हमारे पास, दो कंडक्टर्स होंगे A और B, इन पे कुछ चार्ज होगा, इनकी कुछ कैपेसिटेंसेस होंगी, और फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो इनके बीच में चार्ज की शेयरिंग होगी, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर? तो अब हम यही सीखेंगे, और इसमें हीट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, तो वो कितना होता है वो सब कुछ पढ़ना है हमें।
ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो देखो हेडिंग क्या है हमारी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, चलो इसको करते हैं। देखो क्या कुछ मानते हैं पहले तो हमने माना हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, ये है ए और ये है बी, ठीक है, और इन दोनों को हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। ये स्टैंड है, कंडक्टर है ना, जमीन पे तो रख नहीं सकते, जमीन पे रखोगे तो पूरा चार्ज जमीन में चला जाएगा, तो इंसुलेटर स्टैंड ले लिया हमने, इंसुलेटेड स्टैंड, ऐसे इसको लगा दिया इंसुलेटेड स्टैंड पे। अब सबसे पहले इसकी कैपेसिटेंस है C1, इस पे चार्ज है Q1 और इसका पोटेंशियल है V1। कैपेसिटेंस C1, इसको चार्ज दिया हमने Q1, तो इस पे पोटेंशियल आ जाएगा कितना, V1। ऐसे इसका कैपेसिटेंस है C2, चार्ज हमने दिया Q2, तो पोटेंशियल आ गया V2। क्लियर? अच्छा, अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है और इंडक्शन भी हमें नहीं देखना है, इंड्यूस चार्ज नहीं देखना है। क्लियर? चलो, मतलब ये काफी दूर दूर रखे हैं, हम ऐसे मान सकते हैं। तो यहां पर ये क्या है, बिफोर कनेक्टिंग चलो अब क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। चलो तो जोड़ते हैं, ये देखो वायर से जोड़ दिया, ये बी, ये है आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक, ये बिफोर कनेक्टिंग और ये आफ्टर कनेक्टिंग। अब देखो ध्यान से, इस पे चार्ज कितना है कनेक्शन के बाद, मान लेते हैं कुछ Q1 डैश, और इस पे हो गया कितना Q2 डैश। इसकी पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, क्यों, सेम हो जाएगा, है ना, और चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, तो ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। चलो, कैपेसिटेंस C1 और ये C2, कैपेसिटेंस थोड़ी बदल जाती है, तो चार्ज इसका शेप साइज थोड़ी ना बदले हैं दोनों। ठीक है, चलो, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। चलो तो आ जाओ सब लोग। सबसे पहले ये बताओ Q1 बराबर क्या लिखोगे। Q1 बराबर कुछ नहीं, C1 V1, Q बराबर CV तो होता है, तो Q1 बराबर क्या लिख दोगे, C1 V1। Q2 बराबर क्या होगा, C2 V2। ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी नो दैट Q1 बराबर C1 V1 एंड Q2 बराबर C2 V2। ये तो सिंपल सी बात है यार, ठीक। अच्छा, आफ्टर कनेक्टिंग देखें तो Q1 डैश बराबर क्या होगा। Q1 डैश बराबर मुझे लगता है, देखो C1 इंटू V, ऐसे समझो, V पोटेंशियल आया किस वजह से, Q1 डैश की वजह से, तो C1 बराबर क्या होगा, Q1 डैश अपॉन V, तो फिर Q1 डैश बराबर वही C1 V। ऐसे इस पे V पोटेंशियल आया Q2 डैश की वजह से, तो फिर तो Q2 डैश मतलब C2 बराबर कैसे लिखोगे, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन पोटेंशियल, उसकी वजह से आने वाला, तो Q2 डैश अपॉन V। तो हम यहां पे लिखेंगे Q1 डैश बराबर C1 इंटू V एंड Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। ये तो बड़ा सिंपल है, डिवाइड कर दो। सो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर, देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V, V से भी कैंसिल हो गया, तो फिर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। ये एक रिजल्ट आ गया हमारा। कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला,
रिजल्ट निकला कि जब भी दो कंडक्टर्स को हम आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो उन पर जो नए चार्ज होते हैं, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, किस फॉर्म में होते हैं, वो किस रेशियो में होते हैं? रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। देखो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो इस पे बाद वाला चार्ज ज्यादा होगा, अगर इसकी कैपेसिटेंस कम होगी, इसकी अगर C1 कम है तो Q1 कम होगा, C1 ज्यादा है तो Q1 डैश ज्यादा होगा। मतलब कनेक्शन के बाद उस पे ज्यादा चार्ज जाता है जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। समझ गए? तो कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन occurs in the ratio of capacitances। ठीक, ये है रिजल्ट। चलो तो ये सबसे पहले लिख लो, क्लियर। अब पोटेंशियल कैसा हो गया, ये पहला रिजल्ट हमने निकाला है, ठीक। अब पोटेंशियल कैसा हो गया, दोनों का जोड़ने के बाद पोटेंशियल सेम हो गया है ना, तो इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब देखो आगे, कॉमन पोटेंशियल क्या था? V। चलो पहले तो इसकी डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है, when two conductors are connected to each other by a conducting wire, there occurs a redistribution of charges between them until their potential becomes same. Until their potentials become same. This same potential, common potential is called common potential। मतलब this equal potential, दोनों का सेम सेम हो जाता ना, this same potential is called common potential। डेफिनेशन लिख देना। अब कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, तो पहले ये बताओ V बराबर क्या होता है? ये तो होता है V बराबर QC, जनरल फॉर्मूला। तो कॉमन पोटेंशियल दोनों का लिखना है तो क्या लिखोगे? कितना सिंपल है यार, दोनों का टोटल चार्ज, यहां टोटल चार्ज अपन यहां टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर? तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, तो V बराबर टोटल चार्ज क्या था? Q1 प्लस Q2। ये थोड़ी Q1 प्लस Q2 लिख दो या Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख दो, दोनों बराबर ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V बराबर, यही फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन अब हम Q1 और Q2 को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। Q1 बराबर C1 V1, तो यहां लिख दो C1, Q1 Q2 के फॉर्म में लिख दिया, या फिर पोटेंशियल्स के फॉर्म में लिख दो। तो C1 V1, ये हो जाएगा Q2 कितना? C2 V2, और अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2। खत्म। ठीक, अगर ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव में लिखना है, सिंपल। क्लियर? तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो गया, बहुत ही सरल हो गया ये तो, है ना। चलो यार, अब देखो आगे। अभी मैंने बताया आपको कि इस पे जो चार्ज था Q1 डैश था और इस पे कितना था? Q2 डैश था। ठीक, अब हमें निकालना है कि रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना है, मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। चलो तो मान लेते हैं कि यहां से चार्ज चला गया। ठीक, यहां से चार्ज यहां चला गया, हाँ कुछ तो मानना पड़ेगा ना, या यहां से यहां गया होगा या फिर यहां से यहां गया होगा। तो हमने एक चीज मान ली, क्या? कि यहां से यहां चला गया। ठीक, तो ट्रांसफर्ड चार्ज कितना होगा? तो देखो, ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, तो डेल्टा Q लिख दे रहे, ये मैंने मान लिया है, इसको डेल्टा Q मैंने मान लिया है। इससे इसमें चला गया, तो अब आप दो तरीके से बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हो कि इसमें से चला गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको मिल गया, इसको मिल गया।
तो अगर इसको मिल गया तो कितना मिला, तो इसका फाइनल चार्ज माइनस इसका इनिशियल चार्ज, तो फाइनल चार्ज तो Q2 डैश है और इनिशियल चार्ज Q2 था। या फिर इससे चला गया, कितना चला गया, सिंपल, इनिशियल चार्ज अब चला गया, हमसे चला गया तो हम कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव में निकालेंगे, अमाउंट पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल रहा हूं इससे चला गया तो मतलब इसके पास बाद में कम हो गया, तो पहले वाला ज्यादा था, तो पहले वाला ज्यादा था तो पहले वाला माइनस बाद वाला। या अगर मैं कहूंगे चार्ज ट्रांसफर्ड टू बी, चार्ज ट्रांसफर्ड टू बी, बी को मिला तो फाइनल माइनस इनिशियल, और चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल माइनस फाइनल, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक, चलो, या जैसे भी करना है अपना साइन बता देगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया करो। तो अगर इससे फाइनल माइनस इनिशियल किया और अगर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फाइनल छोटा था तो इससे चला गया, और अगर फाइनल माइनस इनिशियल करने पे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसका पे आ गया, इसका ज्यादा हो गया चार्ज। ठीक, चलो तो कुछ भी कर देते हैं। डेल्टा क्यू बराबर क्या कर दो, इससे चला गया तो मैं बोलूंगा Q1 माइनस Q1 डैश, पहले ज्यादा था फिर चला गया तो Q1 डैश बचा, तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर Q1 माइनस, अच्छा Q1 की जगह पे C1 V1 माइनस Q1 डैश की जगह पे C1 V। अब डेल्टा Q बराबर C1 कॉमन V1 माइनस V, और V कॉमन पोटेंशियल है अभी निकाला हमने, तो यहां पर रख देते हैं। तो देखो डेल्टा Q बराबर आ जाएगा C1 और ब्रैकेट में देखो ये आ जाएगा V1 माइनस V की कॉमन पोटेंशियल V की जगह पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। तो डेल्टा Q बराबर C1, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस ये पूरा C1 V1 माइनस हो जाएगा ये भी C2 V2। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा क्यू, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूं, फालतू में किया जाता है इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा फील कराने के लिए, इसलिए मैं प्रोसेस कर रहा हूं, बाकी इसको याद नहीं करना है तुम्हें, याद ये करना है, ये कुछ याद नहीं करना आगे जो मैं कर रहा हूं। ट्रांसफर्ड चार्ज ये तो सिंपल सी बात है, खुद ही कर सकते हैं। तो Q1 डेल्टा Q बराबर C1 और यहां देखो C2 V1 C2 V2, इसमें से C2 कॉमन ले लो तो C1 C2 और ये V1 माइनस V2, यहां बचेगा V1 माइनस V2 और अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा अमाउंट ट्रांसफर्ड हो गया, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, जरूरत नहीं है इसको करने की, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस फॉलो करना सीखना हमें जरूरी है, इसलिए मैंने कर दिया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, पूरा बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा है इसमें। चलो, तो आई होप इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, चलो हीट प्रोड्यूस्ड निकालते हैं। हीट प्रोड्यूस मतलब देखो, जब यहां से चार्ज फ्लो होगा तो ये वायर गर्म हो जाएगा, वायर में जब चार्ज चलता है करंट फ्लो होती है तो ये वायर गर्म हो जाएगा, तो इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये हमें पता करना है। चलो ये करते हैं पता। तो देखो सबसे पहले तो हीट प्रोड्यूस, तो मैं क्या करता हूं, मतलब एनर्जी लॉस, हीट प्रोड्यूस मतलब एनर्जी लॉस, इसका मतलब इन दोनों की पहले जो टोटल एनर्जी थी, इसकी U1 इसकी U2, टोटल एनर्जी थी U1 प्लस U2, और बाद वाली
U1 डैश, इसकी मान लो U1 डैश और इसकी U2 डैश, इसकी इनिशियल एनर्जी U1 और इसकी U2। तो U बराबर अभी यार बताया हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो होता है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसका मतलब देखो अब लॉस हुआ इन दोनों का, इन दोनों इसमें से और इसमें से ही लॉस हुआ होगा, क्लियर। तो टोटल एनर्जी पहले वाली बिफोर कनेक्शन और बाद वाली में कौन ज्यादा होगा, पहले वाला। फिर लॉस हुआ तो बाद वाला थोड़ा कम रह गया, हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, ठीक। तो हम कैसे करें, हीट प्रोड्यूस्ड या एनर्जी लॉस एक ही बात है। तो एनर्जी लॉस डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 बिफोर कनेक्टिंग माइनस U1 डैश प्लस U2 डैश आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिख लेना, ठीक है। तो डेल्टा U बराबर अब देखो U1 प्लस U2, तो U का फॉर्मूला अभी डिराइव करवाया हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो इसका देखो पहले वाला तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का उसका बोलो तो हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब बाद वाला इसका बताओ तो हाफ C1 V स्क्वायर और इसका भी हाफ C2 V स्क्वायर, V तो कॉमन हो गया ना, दोनों का सेम हो गया। तो यहां पे माइनस हाफ C1 V स्क्वायर और ये प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये होगा, ठीक। इसका मतलब डेल्टा U बराबर, अब एक काम करो, क्या काम करें, यहां से V स्क्वायर कॉमन ले लो और हाफ पूरे से बाहर कर लो, ठीक है। तो हाफ आ गया बाहर, अंदर देखो इसमें क्या बचा, V1 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ये बचा, और माइनस इसमें से हाफ तो चला गया, यहां से V स्क्वायर कॉमन ले लो, तो V स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा, C1 प्लस C2 बचा, V स्क्वायर कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 हाफ यहां आ गया, ये टर्म बचा। अब बेटा V स्क्वायर को रख दो, तो V हम निकाल चुके हैं, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, अभी बताया था। कॉमन पोटेंशियल बराबर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, और Q1 प्लस Q2 की जगह पे C1 V1 प्लस C2 V2 किया था अभी, तो यहां रख दो। तो डेल्टा U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, ये तो होल स्क्वायर है तो अपॉन होल स्क्वायर, और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये हो गया V स्क्वायर, और इनटू देखो ये C1 प्लस C2, ये ब्रैकेट बना, स्क्वायर से देखो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये डेल्टा U बराबर क्या बचा, हाफ, अब ये बचा जो भी बचा C1 प्लस C2 बचा इसमें, और यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बचा है ना। एलसीएम ले लो, तो अपॉन इसमें भी 1 कर लो और एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 का एलसीएम आ जाएगा, C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा, तो इसका फिर यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो करो। तो पहले C1 का करते हैं, तो चलो करते हैं C1 का, इन दोनों में क्या आएगा, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर C1 का इसमें करो तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, क्लियर। फिर C2 का करो इसमें तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और फिर C2 का करो इसमें तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्लियर। अब अभी और लिखना है इसमें, तो माइनस ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर यहां पे लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ये डायग्राम मिटा के लिख देता हूं, अंडरस्टैंडिंग तो वही डायग्राम की बनाई लिया तुमने, डायग्राम आपको क्या करना है, ठीक है। देखो अब तो ये आ जाएगा माइनस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 C1 C2 V1 B2, क्लियर, ये आ गया। अब देखो बेटा
ये माइनस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर और ये प्लस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर। ठीक, ये देखो सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ये माइनस, खत्म। क्या बचा? तो डेल्टा यू बराबर क्या बचा? बिल्कुल क्लियर, डेल्टा यू बराबर बचा, नीचे देखो 2, ये इसमें आ जाएगा, तो ये बचा 2c1 प्लस c2, ये तो बचा रहेगा। और यहां देखो क्या बचा, c1 c2 v2 स्क्वायर, c1 c2 v1 स्क्वायर और माइनस 2c1 c2 v1 v2, c1 c2 सब में कॉमन है, तो यहां पे c1 c2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा देखो, v1 v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये बचा। ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर c1 c2 और अंदर हो गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2c1 प्लस c2। फाइनली ये फॉर्मूला आया एनर्जी लॉस का, इतनी एनर्जी लॉस होगी। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो आपने बेटा, अच्छा C बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन उसकी वजह से पोटेंशियल, है ना। अगर आप किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दोगे, Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है तो V कैसा होगा? ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए? नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अगर Q पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर हम नेगेटिव चार्ज दे दें उस पर तो पोटेंशियल भी तो नेगेटिव आएगा। तो कुल मिला के C इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेंबर, C कभी नेगेटिव नहीं होता। कैपेसिटेंस इज नेवर नेगेटिव क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो ध्यान ही रखना है, नोट है, ये तो विशेष बात है। चलो, सिंपल बात है, विशेष है लेकिन सिंपल है। तो ये आ गया। अब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये टर्म आया कहां से। तो पहले इस टर्म को देखते हैं। तो C1 C2 पॉजिटिव क्वांटिटीज, C1 प्लस C2 पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। V1 माइनस V2, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, V1 माइनस V2, लेकिन होल स्क्वायर लगा है तो चाहे पॉजिटिव हो ये चाहे नेगेटिव हो, लेकिन स्क्वायर इसको पॉजिटिव ही कर देगा। मतलब कि नोट में हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा यू बराबर कैसे आया था? डेल्टा यू इनिशियल मतलब बिफोर टोटल एनर्जी और ये आफ्टर टोटल एनर्जी, यही तो था। यू बिफोर कनेक्टिंग माइनस यू आफ्टर कनेक्टिंग। बट डेल्टा यू हमेशा, मैंने देखा डेल्टा यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा यू बराबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि u बिफोर ज्यादा है, u बिफोर ज्यादा है u आफ्टर से। सो u बिफोर इज ग्रेटर देन u आफ्टर। बिल्कुल क्लियर है। और ये जीरो भी नहीं हो सकता। ये जीरो पता कब हो सकता है? ये सोचो, एनर्जी लॉस जीरो कब हो सकता है? जब V1 और V2 दोनों बराबर हो। और अगर इनके V1 और V2 बराबर होंगे तो तुम जोड़ भी दोगे तब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, पोटेंशियल तो ऑलरेडी बराबर है, तो फिर एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। क्लियर? तो V1 और, मैंने ये तो माना ही है ना हमने कि अलग अलग हैं इनके पोटेंशियल, तो मतलब V1 और V2 अगर अलग अलग हैं तो पहले एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में कम हो जाएगी, इसका मतलब लॉस होगा। क्लियर? ओके, मतलब देयर इज सम लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, तो ये एनर्जी गई कहां? तो ये एनर्जी अलग अलग चीजों के फॉर्म में जाती है। जैसे कि जब हम दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो स्पार्क होता है, स्पार्क। तो स्पार्क में साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी होती है। तो हीट, साउंड और लाइट, लाइट भी हीट ही होती है, हीट, साउंड, लाइट, इनके फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो लिख देना, दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट एनर्जी। क्लियर? चलो, तो इतनी बात आई थिंक सभी लोग बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा एक साथ। चलो, आप देखो आगे
ये बहुत जरूरी टॉपिक था, इसको परमानेंट आपको याद होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि भूल जाओ, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। और फॉर्मूले याद ना हो तो फिर प्रोसेस पता होना चाहिए तुम्हें। प्रोसेस मैंने पूरा डिराइव करके आपको दिखा ही दिया है। चलिए बेटा आप समझो आगे बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग एक ये टॉपिक हमारा हो गया है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम हम कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने कंडक्टर के बारे में सीखा, अभी कंडक्टर्स लिए थे, एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर। कंडक्टर्स भी कैपेसिटर ही होते हैं कंडक्टर्स भी कैपेसिटर ही होता है, लेकिन अच्छे कैपेसिटर नहीं होते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स को ज्यादा अच्छा कैपेसिटर हम कैसे बनाएं, तो ये हमें सीखना है, ठीक। तो चलो सीखते हैं फिर। देखो तो मैंने क्या किया, हमें कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसमें, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, कई टाइप के होते हैं, ठीक। तो हम लोग हमारे सिलेबस में जो है वो 3 है, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। देखिए क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत अच्छा टॉपिक है, तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, लेकिन बेसिक्स जब तक पता नहीं होंगे तब तक वास्ट से क्या पता है, क्या मतलब है, ठीक। तो चलिए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में क्या होता है ये हम देखते हैं, समझो। इसमें मैं पहले प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि वैज्ञानिक लोगों ने क्या सोचा, क्या होगा, ठीक। कैसे मतलब कैपेसिटर के फॉर्मेशन की दिमाग में आई होगी उनके, वो बताते हैं आपको। तो मैंने माना कि ये प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, जैसे कॉपी होती है अपनी, कॉपी कंडक्टिंग है, ध्यान रखना। इस प्लेट का नाम है P1। यहां पे जो सरफेस है इसका, 2 सरफेस हैं ये, इन दोनों सरफेसेस के एरिया है A, तो इसका A और इस साइड का भी A, ओके, ठीक है, ये रख दिया। अच्छा अब ऐसा ही एक कंडक्टर हमने कहां रख दिया। अच्छा कैपेसिटर पहले बताओ होता क्या है, जो एनर्जी को स्टोर करता है कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए, बस बन गया कैपेसिटर, क्योंकि उसकी एनर्जी को इंस्टेंटली फिर यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये एक प्लेट है P1 और दूसरी प्लेट है इन्फिनिटी पे। दूसरी प्लेट कहां है, इन्फिनिटी पे। आइडेंटिकल प्लेट है, कौन सी, P2, यह भी इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम जानते हैं हमें एनर्जी स्टोर करनी है, तो एनर्जी कहां स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी, चार्ज से। तो इसका मतलब हमें इसको चार्ज देना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि अभी आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसके आसपास कहीं कोई कंडक्टर नहीं है। कहां है, दूसरा इन्फिनिटी पे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। इन्फिनिटी वाले थोड़े ना इसका इंटरेक्शन होगा। तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है ऐसी। और ये दूसरी आइडेंटिकल प्लेट है लेकिन वो इन्फिनिटी पे है। तो हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया। कहां से लेके आए, चार्ज कहां से लेके आओगे जब इसके आसपास कहीं इन्फिनिटी तक कोई एनर्जी ही नहीं है, इन्फिनिटी से पहले तक चार कंडक्टर ही नहीं है, तो क्योंकि चार्ज तो किसी कंडक्टर से ही निकाल के लेके आओगे ना। तो यहां इस कंडक्टर से जो इन्फिनिटी पे है मैंने चार्ज निकाला, कितना, तो मैंने यहां से निकाला कुछ, चलो क्यू चार्ज निकाला, ठीक, और प्लस क्यू चार्ज निकाला। अगर तुमने प्लस क्यू चार्ज निकाला और इसको दे दिया तो ये कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आ गया पूरा प्लस क्यू, यहां आ गया, यहां पे 0, सॉरी, यहां पे प्लस क्यू बाई 2 और यहां पर आई एम वेरी सॉरी प्लस क्यू बाई 2, ठीक।
आधा आधा चार्ज जो प्लस क्यू है वो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां पे इससे तुमने निकाला है प्लस क्यू तो यहां माइनस क्यू आया होगा तो ये माइनस क्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ठीक बहुत बढ़िया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो तो इस प्लस क्यू बाई टू की इलेक्ट्रिक इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस निकलेंगी देखो कहां से ऐसे निकलेंगी यहां चली जाएंगी यहां से निकलेंगी यहां चली जाएंगी यहां से निकलेंगी यहां मतलब यहां से प्लस इस वाली प्लेट से निकल के उस वाली प्लेट पे टर्मिनेट हो जाएंगी दूसरी वाली प्लेट पे ठीक ये मैं बता चुका हूं इस फेयर में ठीक है। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होगा यहां सरफेस से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक मतलब इसकी एनर्जी कहां स्टोर है जो इसने एनर्जी स्टोर की है वो कहां स्टोर है इसके सरफेस से ले अंदर थोड़ी भीतर नहीं होती भीतर मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती कंडक्टिंग मटेरियल है तो सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक के रीजन में इस कंडक्टर की एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लेकिन ये एनर्जी आप इंस्टेंटली यूज नहीं कर पाओगे इसलिए ये ज्यादा काम की एनर्जी नहीं है ठीक तो फिर क्या करें अब सोचो तुम लोग खुद सोचो क्या करें दिमाग लगाना है बस छोटा थोड़ा सा बड़ा सिंपल सा एक काम है इस कंडक्टर को इतनी दूर क्यों रखा है इस कंडक्टर को पास में लेके आ जाओ तो चलो इस कंडक्टर को हम पास में लेके आ गए आप समझना ध्यान से अब स्टार्ट हुआ कैपेसिटर देखो अगर हम इस कंडक्टर को पास में लेके आ गए ये रख दिया अब पास में लेके आ गए अब देखना क्या होगा तो इस पे प्लस क्यू अब ये हटाओ अब डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा अब ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा देखते हैं कैसा होता है ठीक देखते हैं अभी समझते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तो ये P1 और ये P2 इस पे कितना चार्ज है प्लस क्यू और इस पे कितना है माइनस क्यू ये दोनों आसपास रखे हैं एट इंफिनिटी था ये अब ये पास पास रखे हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो फिर वही जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ होता है सिखाया है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए है ना तो करो अब जब ये हम तो फिर ऐसा तभी हो सकता है जब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसी रूल से करें जो हमने रूल निकाला था तो प्लस क्यू और माइनस क्यू तो यहां और यहां बताओ कितना होगा यहां और यहां आउटर सरफेसेस पे सबका चार्जेस का सम अपॉन 2 तो प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो गया जीरो जीरो मतलब ये पूरा प्लस क्यू यहां आएगा तो फिर यहां पे माइनस क्यू आएगा ठीक ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। अब इस पे ये तो चार्ज की फॉर्म में लिख दिया हमने सिग्मा के फॉर्म में लिखो चार्ज डेंसिटी क्योंकि एरिया मैंने ए माना है ठीक तो अगर एरिया ये है ए तो इस पे प्लस सिग्मा तो फिर इस पे माइनस सिग्मा बहुत जरूरी है ध्यान से समझना ठीक। चलो तो सिग्मा की वैल्यू भी लिख देते हैं तो सिग्मा बराबर होगा Q by A where A is surface area of ये चलो 1 2 3 4 लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस 1 2 3 एंड 4 आइडेंटिकल प्लेट्स है ना आइडेंटिकल प्लेट्स है ठीक चलो अच्छा बहुत बढ़िया है ओके अब देखो जरा कहां पे इनकी टोटल एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या नहीं होगी जबकि यहां पहले जब ये प्लेट वहां रखी तो पूरे में थी अब देखो सिर्फ इतने रीजन में कन्फाइंड होकर रह गई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इसकी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी देखो ऐसे यहां से निकलेंगी ऐसे 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 ठीक ऐसे निकलेंगे। अब कभी कभी इसमें कॉर्नर इफेक्ट्स भी देख लेते हैं ठीक है कॉर्नर इफेक्ट्स मतलब ये देखो कॉर्नर ये वाला कॉर्नर शार्पनेस बहुत होती है कॉर्नर्स पे अगर शार्पनेस ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी लेकिन हम इस इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं समझ गए ना इसको भी सीखेंगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे वहां पे इसके ही बारे में सीखेंगे हम ठीक अभी नहीं लेकिन वो सबसे अलग है हमें नॉर्मली कहीं पे इसको यूज नहीं करना है ठीक है
तो कॉर्नर पे यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो यहां से देखो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं ऐसे, लेकिन यहां से फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा डेंसर निकलेंगी, यहां से डेंसर ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो ऐसे फील्ड लाइंस निकल के और यहां टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे समझ गया ना, ऐसे। इसको कॉर्नर इफेक्ट्स बोलते हैं, या इसको इस फील्ड को बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग, फ्रिंज FRINGING, फ्रिंजिंग फील्ड, ऐसे यहां पे बना लेते हैं। ये मैं बता दिया, लेकिन हमें इग्नोर करना है, बार बार हमें ये सब नहीं बनाना है। ठीक, ऐसे देखो यहां डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां डेंसर है फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइन डेंसर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी यहां कॉर्नर्स पे। ठीक, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना है, हम तो ये मानेंगे पूरे में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट बनाएंगे मैंने, इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमारा पूरा फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। कितना है ये E? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक बात सोचो, अगर मैं इस प्लेट को ग्राउंडेड कर दूं यहां से, चलो देखो ऐसे ग्राउंडेड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ग्राउंडिंग से क्या होता है, आउटर सरफेसेस का चार्ज 0 हो जाता है, इसमें तो पहले से 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राउंडिंग करने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी और सीखेंगे, अभी तो जनरल ऐसे बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये सीखेंगे फिर ये चार्ज हमने दिया कहां से, इसको प्लस क्यू दिया, कहां से लेके आए, इससे लेके आए, तो काम हाथ से निकाल के लेके आएगा, चलो निकलो चार्ज, और इसको दे दिया। ऐसा तो नहीं कर सकते, बैटरी कनेक्ट की होगी, चार्ज को ट्रांसफर कौन करता है, बैटरी, तो वो बैटरी का कनेक्शन भी हम लोग अभी सीखेंगे। पहले इतना समझो तुम लोग मैंने क्या बता दिया इसमें। आई थिंक कितनी बात सभी को क्लियर होगी। ओके, तो ये हो गया इतना। अब सिग्मा की वैल्यू लिख दी मैंने, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ठीक है, अब बेटा मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पढ़ना है हमें, है ना, तो ये क्या होता है अब समझेंगे। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, तो कैपेसिटेंस अभी कंडक्टर, दो कंडक्टर हो गए, देखो एक ये और एक ये, दो कंडक्टर जब मिल जाते हैं तो इससे कैपेसिटर बन जाता है। और ये पैरेलल प्लेट्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका क्या वो होता है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो C बराबर अभी तुमने कंडक्टर के लिए पढ़ा था Q बाय V, C बराबर Q अपॉन V, जहां Q चार्ज था और चार्ज दिया गया, और V उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आने वाला। क्लियर? लेकिन यहां पर दो कंडक्टर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो, तो प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्यू अमाउंट, वो साइन एंड मत देखो, सिर्फ क्यू, और अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं है, दो कंडक्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, ये याद रखना। अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन नहीं लो, धीमे धीमे सब कुछ आएगा। तो क्या करें हम, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके लिए क्या होता है, देखो C बराबर Q चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, और ये कैसी, नेगेटिव। तो ध्यान रखो, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट नेगेटिव होगी। अब यहां पे मैंने बोला पूरा लिखता हूं, डिटेल लिखता हूं, फिर इसको बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो सुनना, C बराबर डेफिनेशन क्या है, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने बोला ये याद रखो, मैंने क्या कहा, ये याद रखो,
याद होना जरूरी है। आया कहां से, प्रूफ कहां से हुआ, ये तो मैं बताऊंगा ही अभी, लेकिन याद रखना जरूरी है। इसके बाद ही जस्ट बताओ, फील कराऊंगा। C बराबर होता था Q अपॉन V। अब क्या होगा, चार, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो ये P1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका इनर सरफेस कौन है पॉजिटिव प्लेट का इनर सरफेस कौन है, ये वाला अंदर वाला है ना। तो इस पे चार्ज कितना है, +Q। तो यहां पे C बराबर Q और अपॉन इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो V P1 माइनस V P2। ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, तो P1 का पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये लिख दिया। देखो प्रोसेस बता रहा हूं, पूरा डिटेल बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान रखना तुम्हारा काम है। जो ध्यान रखेंगे वही क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो नहीं रखेंगे ध्यान वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक, ओके चलिए। तो C बराबर Q अपॉन P1 माइनस V P2। अब Q तो हमें पता है जी, क्या लिखा Q तो ये लिखा हुआ है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दुनिया का सबसे सरल काम है। ठीक, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, समझो ध्यान से। अच्छा, पोटेंशियल में डिफरेंस क्यों है, इसका कुछ पोटेंशियल होगा और यहां से देखो आप आगे जा रहे हो। अच्छा, इसका पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, और यहां से तुम आगे गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पोटेंशियल घटा और घट घट के कितना हो गया, 0। देखो ग्राउंडिंग है ना, तो V बराबर 0 पोटेंशियल हो गया इसका। तो यहां पोटेंशियल है और इसको 0 मत करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर तुम 0 नहीं करोगे, ग्राउंडिंग नहीं करोगे, तो क्या दिक्कत है, इसका कुछ पोटेंशियल होगा और इसका कुछ होगा, उसका डिफरेंस, दैट्स ऑल। क्लियर। तो चलिए, तो C बराबर Q अपॉन V P1 माइनस V P2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे ये V P1 माइनस V P2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, V1 माइनस V2 बराबर इंटीग्रेशन, याद है। तो चलो करते हैं इसको, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं अभी, ये तो सब समझाने के लिए था। ये तुम्हें फील कराने के लिए था कि वैज्ञानिकों ने कैपेसिटर को कैसे सोचा होगा। चलिए, तो यहां इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं लिखता हूं Vp1 माइनस Vp2 बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। ठीक है, अब कहां से कहां चलना पड़ेगा, पहले बताओ Vp1 माइनस Vp2 लिखा मैंने, इसका मतलब ये फाइनल और ये इनिशियल। ठीक, मतलब फ्रॉम P2 टू P1 मूवमेंट क्लियर हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल P2 है, तो P2 से P1 की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। चलो, तो Vp1 माइनस Vp2, हाँ यहाँ पे P2 से P1 मतलब यहाँ लिमिट आएगी P2 से P1, मतलब डिस्टेंस की लिमिट, मैंने ऐसे लिख दिया बस P2 से P1। ठीक है, तो डिस्टेंस ही यहाँ पे। चलो, तो ऐसे लिख दो RP2 RP1, R2 R1 लिखते हो ना, तो RP2 R1 लिखते, चलो बराबर। अब ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, हाँ है, और मूवमेंट कहां से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो थीटा कितना बनेगा, तो थीटा बनेगा ई तो कर लो बाहर, ई को कर लो बाहर। अब देखना ध्यान से, ई को कर लिया बाहर, डॉट इंटीग्रेशन dr, तो वो r वेक्टर बन जाएगा, है ना, r वेक्टर। तो ये हो जाएगा RP1 माइनस RP2, यही बनेगा ना, लिमिट रखोगे तो यही तो आएगा, डॉट लगा हुआ है देखो। ठीक, अब आप समझो, तो RP1 माइनस RP2। अब ये देखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और हम मूव ऐसे कर रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर क्या आना चाहिए, डॉट कर हटाओगे तो cos 180 आएगा, तो Vp1 माइनस Vp2 बराबर E RP1
माइनस RP2 cos 180, ठीक है। और ये माइनस भी है, ये वाला भी माइनस है, तो यहां माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो VP1 माइनस VP2 बराबर सीधा E, ये प्लस हो जाएगा, तो E RP1, अब ये डॉट हटाओ, E डॉट dr हो गया। या ऐसे एक काम करते हैं, देखना थोड़ा सा ज्यादा मैंने डिटेल कर दिया, बहुत ज्यादा हो गई डिटेल, कम डिटेल करते हैं थोड़ी सी। देखो ये VP1 माइनस VP2 बराबर, पहले तो यहाँ पे डॉट लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, चलो हो गया प्लस, और ये डॉट भी खत्म हो गया, तो E वेक्टर, तो E वेक्टर की जगह पे E लिखोगे। अब RP2 माइनस RP1 माइनस RP2, तो यहां कहीं रेफरेंस होगा, अब याद करो रेफरेंस होता था, तो यहां कहीं रेफरेंस होगा, वहां से RP1 और ये RP2, समझ गए, या कहीं भी होगा। अपन को ये बताओ VP1, ये मैंने बोला था साइन का ऐसे ध्यान रखो, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। तुमने क्या किया, VP1 माइनस VP2 किया, है ना, तो क्या करोगे, सीधा E इंटू डी, V पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का कैसे लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे ये A है, ये B है। अब बताओ ठीक है, VA माइनस VB कैसे लिखोगे, इसके बीच की डिस्टेंस है D, तो VA माइनस VB बराबर E इंटू डी, E इंटू dr को हटा के, डॉट dr को हटा के लिमिट लेके R2 माइनस R1 करते हो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो आती है। तो इतना ये सब बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, मैंने इसलिए बोला भी था पहले ही, क्या कि अपन को कॉमन सेंस से लगाना है, बार बार इतना करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, कर सकते हो, खूब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैंने लिख दिया है पूरा, फाइनली VP1 माइनस VP2 पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव, ये बताओ, VP1 माइनस VP2 पॉजिटिव आना चाहिए, तो E इंटू कितना, इनके बीच की डिस्टेंस, तो चलो डिस्टेंस है D, ये दिया है, ठीक, तो VP1 माइनस VP2 बराबर E इंटू D। आई होप 100% क्लियर होंगे सब लोग, खूब सीख चुके हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दो पॉइंट्स के बीच का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो सीधा V1 माइनस V2 बराबर E इंटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं कि V1 माइनस V2 में V1 कहां है, V2 कहां है, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक, चलो अब देखो बेटा, तो VP1 माइनस VP2 तो आ गया E इंटू D, है ना, अब बट E बराबर बता दो जरा, यहां पे इलेक्ट्रिक, अब देखो मेन बात आ गई, बेसिक मैंने बोला है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वही सब है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये P1 प्लेट जो है और P2 प्लेट है, इन दोनों की फील्ड हो गया, P1 पे कितने सरफेस पे चार्ज है, एक सरफेस पे कि दो सरफेस पे, इस पे है सिग्मा, इस पे 0, तो एक सरफेस की वजह से फील्ड पॉजिटिव है, तो यहां होगा ऐसा, ऐसे लिख देते हैं, देखो E बराबर इस सरफेस की वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस की वजह से भी यही होगा, कितना, एक ही तो सरफेस है, माइनस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वजह से यहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये सिग्मा उसकी वजह से भी यहां, तो ऐड होगी दोनों, चार्ज की डेंसिटी का साइन नहीं लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, ठीक, तो बट E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, बट सिग्मा बराबर क्यू बाई ए रखो, तो फिर E बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, अब इसको इसमें डालो, देन क्या आएगा, देन VP1 माइनस VP2 बराबर, बोलो बेटा क्या आएगा, तो E की जगह पे आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और V इंटू D, ये आ गया, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक, इन
इक्वेशन 1। मैंने डिटेल लिखा है इसलिए बड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं शॉर्ट में करना है सीधा। C बराबर ये पता होना चाहिए, चार्ज लिख दिया Q, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E इंटू डी। E कितना है वो लिख दिया, सिग्मा को कैसे आया बता दिया मैंने, सिग्मा को हटा दिया, Q बाई ये रख दिया, खत्म। ठीक, तो इन 1, तो फाइनली C बराबर क्या आएगा, C बराबर देखो Q तो Q है अपॉन Vp1 माइनस Vp2 की वैल्यू देखो, वो लिखिए Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो है। Q से ये Q खत्म, एप्सिलॉन नॉट ए चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रिजल्ट है। हमने सीखा क्या है इसमें, ये कहां से आया, सब कुछ बताऊंगा। ठीक, एक्चुअली में इसकी जो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है वो 2 तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक, एक तो मैंने ये यूज किया, एक तरीका होता है एनर्जी वाला, एनर्जी से भी निकलता है वो क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, एनर्जी से भी कैपेसिटेंस निकलता है, तो मैं एनर्जी से कैपेसिटेंस निकाल के बताऊंगा, तब ये प्रूफ होगा। ठीक, मजा आएगा। तो सबसे पहले तो आप देखो स्टार्टिंग कहां से की थी आपने, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था ये। इसमें इसको फॉर्मूले को देखने से, बहुत ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले को देखने से ये लग रहा है कि अगर ऊपर क्या लिखा चार्ज और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको देखने से ये लग रहा है कि कैपेसिटेंस, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। C किस पे डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फाइनली इसको सॉल्व किया तो ये आया, जहां दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है और प्लेट का सरफेस एरिया a है। मतलब क्या ये तुम कितना भी चार्ज दे दो इसको, लेकिन एरिया और डिस्टेंस ना बदलो, और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम, इसके बीच में मीडियम। तो अगर तुमने मीडियम, प्लेट्स के बीच का मीडियम, प्लेट का सरफेस एरिया और प्लेट्स की डिस्टेंस बीच की, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ज्योमेट्री, एरिया और डिस्टेंस का मतलब क्या है, ज्योमेट्री और मीडियम अगर नहीं बदला तो आप कितना भी कुछ Q और B कर दो, C नहीं बदलेगा। मतलब एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उसके सर ज्योमेट्री पे। A और D मतलब ज्योमेट्री, और एप्सिलॉन नॉट मतलब प्लेट्स के बीच का मीडियम, इन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये सबसे पहले जरूरी था। अब बहुत बढ़िया, इतनी बात तुम समझ गए है ना। ओके, तो हम नोट क्या लिखेंगे, तो पहले तो मैं इसको मिटा दूं, ये मैं मिटा रहा हूं। चलो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसमें वी कैन से दैट capacitance of a capacitor, it is true not only for a parallel plate capacitor but also for all other capacitors। ठीक है, सबके लिए ट्रू है। तो we can say that capacitance of a capacitor is independent of charge and potential difference on it, and potential difference C depends on geometry and medium
सी डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। क्लियर, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम। चलो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में C प्रोपोर्शनल A बाई B देखो है ना, C प्रोपोर्शनल A बाई B। एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे, बता दिया। मतलब अगर ज्यादा बड़ी प्लेट्स होंगी, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। तो ये 2 नोट्स अभी नोट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। धीमे धीमे हम लोग बहुत सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। अब आ जाओ एक और नोट पे। अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लेकिन पूरा कंप्लीट डिस्टेंस में, कौन से डिस्टेंस में? कंप्लीट डिस्टेंस में क्या भर दूं? एक डाइलेक्ट्रिक भर दूं। क्या भर दूं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटर मीडियम कोई, तो क्या होगा? तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में भरने से, जैसे ऐसे भरना मतलब कैसे भरा जाता है, मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे एक स्लैब लेके आओ, क्यूबॉइड स्लैब पूरा भर दो, इसको फिल कर दो, ठीक। जैसे 2 कॉपी रखी, उनके बीच में एक और कॉपी डाल दो, बीच में कहीं भी रख दो, या पूरे में एक बड़ी सी मोटी वाली किताब भर दो। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना इसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक। अब इससे क्या होगा? तो अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले, डाइलेक्ट्रिक के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जो चार्ज हमने दिया है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये कैसे दिया, ये हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये चार्ज कहां से आया, बैटरी से आया, कैसे आया वो सिखाते हैं आपको, ठीक। उसको सीखते हैं। चलो तो ये मैं मिटा देता हूं इसको। देखिए चलिए, तो बेटा देखो ध्यान से, ये प्लेट, ये मैं बड़ी बना देता हूं, मोटी बना देता हूं, बिल्कुल पतली होती है प्लेट, ठीक। ये दूसरी प्लेट, ठीक है। चलो भैया, अब करना क्या है, चार्ज इसको प्लस क्यों देना है, इसको माइनस क्यों देना है, P1 P2। तो हम ऐसा तो नहीं हाथ से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। चलो एक बैटरी जोड़ देते हैं, देखना ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, और ये सब लोग जानते हैं बैटरी का सिंबल होता है। चलो ये मैंने बैटरी जोड़ दी। अब सबसे पहले इस बैटरी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में नहीं जोड़ देते कि पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो बैटरी खत्म, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव का जोड़ते हैं पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, ये इसको बोलते हैं सेल। ये एक सेल होती है, और फिर हम ऐसे जोड़ते जाओ आगे सेल्स, ये सेल्स जोड़ते जाओ तो ये बैटरी बन जाती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, सिंपल। चलो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा अब
ध्यान से समझो, एक्चुअली में होता क्या है, बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो सॉल्यूशन होता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें भीतर नहीं घुसना है अपन को, ठीक। केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। तो यहां पर होता क्या है, एक ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है इस पर और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट रहता है। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा रहता है, ठीक। तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है कुछ और इसका हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक क्या सेट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। मान लो इसका 5 प्लस 5 वोल्ट और इसका है -5 वोल्ट। तो बताओ बैटरी कितने की हो गई, कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 माइनस -5, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब ये 10 वोल्ट की अगर बैटरी है तो हमारी मर्जी है हम कहां पे क्या मान रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल का रेफरेंस कुछ भी ले लो, डिफरेंस नहीं बदलता। मैंने इसको बोला +5 तो इसको -5 बोला, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी है। मैं इसको बोल रहा हूं +10 वोल्ट, तो फिर ये 0 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, 0 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो जाएगा। देखो डिफरेंस आ गया ना, 10 वोल्ट। अब मैं अगर इसको 10 वोल्ट बोल दूं, मैंने बोला ये 10 वोल्ट है, तो फिर ये कितना होगा, ये 20 वोल्ट होगा प्लस का। मैंने तो इसको भी प्लस मान लिया, लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +20 तो ये 10 वोल्ट। अब डिफरेंस करो, हाई माइनस लो, कितना आ गया, 10 वोल्ट। समझ गए, इसको 100 मान लो, 100 वोल्ट, तो फिर ये 90 वोल्ट होगा। रेफरेंस कुछ भी ले लो, मैं इसको 0 मान लेता हूं, मैं इसको 0 वोल्ट ले लेता हूं, 0 वोल्ट, तो फिर ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। आप समझ रहे होंगे। चलो अब देखो मैंने क्या किया, V वोल्ट की ये बैटरी है, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, V वोल्ट का। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 0 वोल्ट मान लो और इसको मान लो V वोल्ट, मतलब यहां पे 0 वोल्ट और यहां पे V वोल्ट। इसको तुमने 0 वोल्ट मान लिया, इसका मतलब क्या है, आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको ग्राउंडेड करो या ना करो, पोटेंशियल का रेफरेंस बदलने से डिफरेंस नहीं बदलता, सब कुछ वही रहे, कोई चेंज नहीं आएगा पूरे कैपेसिटर में। क्लियर, आपकी मर्जी, जैसे करना हो कर देना, नहीं करना हटा देना, ठीक। चलो अब देखो, तो अब एक बात बताओ बेटा, ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट मैंने जोड़ दिया दोनों प्लेट्स को, इन पे क्या चार्ज था, 0, और इन पे चार्ज था, इसमें +Q एक्युमुलेट था, यहां माइनस चार्ज एक्युमुलेट था, माइनस चार्ज, Q नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी इस कंडक्टर से, बताओ, नेगेटिव प्लेट है और तुमने इसको इससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, और यहां तुमने इसका कोई वो नहीं है, चार्ज ही नहीं है इस पे, मतलब इसका पोटेंशियल अभी 0 है, और तुमने इससे जोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा, इस नेगेटिव को इससे जोड़ोगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक कि जितना इसका पोटेंशियल है उतना ही इसका पोटेंशियल ना हो जाए, समझे। अब होगा कैसे, कैसे होगा, चार्ज ट्रांसफर करके। तो ये नेगेटिव प्लेट इसके किसको खींचेगी, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी ना, किसको खींचेगी, पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज खींचेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही बात है, एक्चुअली में ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं तो प्लस चार्ज फ्लो कराना चाहता हूं। तो अगर नेगेटिव ऐसे चल रहा है तो इसका उल्टा बोल, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव यहां से चलेगा और चलता भी है। देखो इसका पोटेंशियल कैसा है, लो, नेगेटिव है लो, और इसका 0 है, अभी कोई चार्ज नहीं है, अलग है, बिल्कुल 0 है, कुछ नहीं है इसके। तो पॉजिटिव चार्ज कहां भागता है, इसका 0 है, मतलब हाई वोल्टेज है, 0 बड़ा होता है किससे, नेगेटिव से, तो यहां से +Q चार्ज भागेगा।
चलो ये यहां से प्लस क्यू चार्ज भागेगा, प्लस क्यू भागा, यहां आ गया, लेकिन अब तुम सोचो इस पे आ जाएगा तो इसका नेगेटिव, ये प्लस जो यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट था वो तो खत्म हो जाएगा इस प्लस क्यू से। लेकिन जैसे ही इसमें प्लस क्यू आएगा तुरंत केमिकल, इसका नेगेटिव कम होने लगेगा, लेकिन कम होगा और तुरंत केमिकल रिएक्शन होगी अंदर, समझे? तो ये जो प्लस क्यू आ रहा है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये नेगेटिव वाला इस प्लस क्यू को लेगा, तुरंत लेगा और यहां आगे ट्रांसफर कर देगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये प्लस क्यू यहां इस पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचेगा। आप समझो ध्यान से, ये कैसे हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई यार। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव ने इसको खींचा, ये बात तो सही है, लेकिन फिर पॉजिटिव वाले के पास ये प्लस क्यू यहां पॉजिटिव पे कैसे पहुंच गया? इसमें एनर्जी खर्च होगी। ये वाला टर्मिनल इस प्लस क्यू को तो भगाएगा नहीं, भैया तुम ही रखो, रिपेयर करेगा। इतना तो क्लियर है कि ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा, लेकिन ये नेगेटिव जैसे ही इसको खींचता है तुरंत केमिकल रिएक्शन होती है अंदर, केमिकल एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होगी, ऑब्वियस सी बात है। प्लस क्यू चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल पे देने में एनर्जी खर्च होगी, तो क्या होगा? ये चार्ज यहां नेगेटिव ले लेगा, ठीक, और फिर ले लेगा, फिर अंदर इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन होगी, जो भी रिएक्शन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो टूटेंगे, आयनाइजेशन होगा उसका, और तुरंत उतना प्लस क्यू जितना यहां से आया है उतना प्लस क्यू, उतना माइनस, मतलब इसका इस प्लस क्यू की वजह से इसका माइनस कुछ कम हो गया होगा, उतना माइनस इस पे फिर बढ़ जाएगा, समझे? इसका नेगेटिव चार्ज इस प्लस क्यू के आने से जितना कम हुआ उतना केमिकल रिएक्शन से माइनस क्यू निकल के इधर पहुंच जाएगा फिर, ठीक, तो पहुंच गया, उसका फिर से वही माइनस क्यू आ गया जो था, और प्लस क्यू निकल के यहां पहुंच गया, लेकिन इसमें एनर्जी खर्च हुई है, इसके पास नेगेटिव पहुंचाने में, इसके पास पॉजिटिव पहुंचाने में। इस प्लस क्यू ने इसका नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, ठीक, नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, अब केमिकल रिएक्शन हुई तो नेगेटिव चार्ज बना, तो फिर नेगेटिव पे कैसे जाएगा? इसके पास एनर्जी देके, ठीक, तो यहां नेगेटिव फिर बढ़ गया उतना, और पॉजिटिव यहां आ गया, मतलब कुल मिला के हुआ क्या? ये क्या चार्ज यहां आके यहां पे ट्रांसफर हो गया, और फिर ये अब देखो वर्क हुआ है, इस चार्ज पे क्या हुआ है? वर्क किसने किया? बैटरी ने, केमिकल ने, केमिकल एनर्जी मिली इसको, केमिकल वर्क हुआ इस पे, नॉन कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। अब चार्ज यहां पहुंच गया प्लस क्यू पे, और इसकी चार्ज की एनर्जी बढ़ गई, हाई हो गई, पॉजिटिव पे पहुंच के, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ज्यादा है, समझो, यहां नेगेटिव है, तो इसका यहां पे लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो यानी ये क्यू यहां आएगा तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? क्यू, ये चार्ज इंटू इसका नेगेटिव वोल्टेज, क्यू इंटू वी, तो वो है कितनी? 0, मान लिया मैंने माना है, तो इसकी यहां पे एनर्जी होगी U एट नेगेटिव, कितना होगा? Q इंटू 0, और जब ये यहां U पॉजिटिव पे पहुंचेगा तो कितना होगा? Q इंटू V, कितना बढ़ गया? U प्लस माइनस U माइनस, ये इसका कितना डिफरेंस है? Q इंटू V, Q इंटू V, समझे? अब तुम यहां पे 0 और V माने हो, तुम यहां माइनस V/2 मान लो, माइनस V/2, और यहां मान लो प्लस V/2, देखो अभी भी डिफरेंस V ही आएगा, तब क्या होगा बताओ? तब यही पूरा निकालो, तो U माइनस पे कितना होगा यहां पे? तो ये होगा Q इंटू माइनस V/2, Q इंटू माइनस V/2, और U एट प्लस कितना होगा? Q प्लस का होगा, ये Q इंटू प्लस V/2, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये करो, यही आएगा, क्योंकि ये माइनस और फिर ये माइनस, समझे? तो इसकी एनर्जी यहां पहुंचने पे कितनी बढ़ गई? Q इंटू V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, यही तो होता है, V1 से V2 तक जब कोई चार्ज जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है? Q इंटू V1 और Q इंटू V2, तो Q इंटू V2 माइनस V1, तो Q इंटू V माइनस Q इंटू 0, तो Q इंटू V एनर्जी जब ये यहां से चार्ज यहां पहुंचा तो बढ़ गई, और वही एनर्जी से ये यहां पहुंच जाता है, समझे? क्लियर? वो चार्ज यहां जो प्लस क्यू चार्ज यहां से निकला वो यहां पहुंच जाता है, तो ये चार्ज ट्रांसफर करने में एनर्जी किसकी खर्च हुई? बैटरी की, केमिकल एनर्जी। लेकिन बैटरी में एनर्जी है तो फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा V,
जैसे यहां ये आएगा रिएक्शन होगी तुरंत, फिर यहां माइनस यहां प्लस वही स्टेबल रहेंगे। ये चार्ज आएगा फिर रिएक्शन शुरू, चार्ज आएगा रिएक्शन शुरू, यहां से निकल जाएगा, इसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। क्लियर? अच्छा, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? ध्यान से सुन लो, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी, ये V वोल्ट है। अब ये बताओ बैटरी को एनर्जी कब खर्च करनी पड़ेगी? या कॉमन सेंस की बात है, देखो बैटरी एक बैटरी, ये बैटरी खराब हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर इसको चार्ज कैसे करोगे? मतलब जो अभी बैटरी ने एनर्जी खर्च की है ना चार्ज को चलाने में, अब तुम उल्टा चार्ज चलाओगे। कैसे? कोई बड़ा सोर्स लगा के, बैटरी से भी बड़ा ही कोई बैटरी लगाओगे, वो इसको उल्टा चार्ज को घुमाएगी इसमें। तो यहां जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी खर्च हुई थी, केमिकल एनर्जी, वो इसमें फिर से स्टोर हो जाएगी उतनी, और बैटरी की फिर से वही एनर्जी आ जाएगी जो पहले वाली थी। मतलब एक बार हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो यहां से जब ऐसे चार्ज जाएगा, प्लस क्यू ऐसे जाएगा, तो बैटरी को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब बैटरी वर्क कर रही है, मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक, तो देखो डिस्चार्जिंग, पहले मैं बता रहा हूं वर्क डन बाय बैटरी। ठीक, तो डिस्चार्जिंग, बैटरी जब वर्क करेगी तो डिस्चार्ज होगी। ठीक, तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब यहां ऐसे प्लस क्यू जा रहा हो, प्लस क्यू यहां जा रहा हो, यहां से मतलब नेगेटिव में प्लस क्यू एंटर कर रहा हो और पॉजिटिव में से निकल रहा हो, तो ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। ठीक, तो कितना वर्क करे? चलो ये ठीक है। अभी दूसरा केस, इसमें दो तरीके समझ सकते हो। अभी तो मैंने प्लस क्यू को ट्रांसफर कराया, कैसे? इस प्लेट को देखना शुरू किया, नेगेटिव है, इसने पॉजिटिव चार्ज खींच लिया। अगर मैं इसको ना देखता, यहां से देखता, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता? इसके नेगेटिव को खींचता, नेगेटिव को अगर खींचता, माइनस क्यू को खींचता, तो यहां पे ये प्लस क्यू कम हो जाता, माइनस चार्ज आएगा तो प्लस कम हो जाएगा, तुरंत केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगा? तुरंत केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन से इसका जो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, केमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव इसके पास पहुंच जाएगा। अब इसमें तो एनर्जी खर्च होगी, ये फील करना है। मतलब नेगेटिव, ये प्लस, पॉजिटिव से प्लस निकल रहा है, इसका उल्टा पॉजिटिव में माइनस क्यू एंटर कर रहा है, ये तो यहां से माइनस क्यू निकलेगा। ये दोनों बातें एक ही, और देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर? अब तुम फील करोगे घर पे, फील मतलब मुझे बताना कितने लोगों को ये फील हुआ है। तो कितना वर्क हुआ? तो वर्क डन बाय बैटरी डिस्चार्जिंग, तो W बराबर कितना होता है? मैंने बताया Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इंटू V। ठीक, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बताओ बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गई, अब चार्ज करें अगर, तो मतलब चार्जिंग ऑफ बैटरी, तो ये क्या होता है? ये वर्क डन बाय बैटरी नहीं होगा, अब होगा वर्क डन ऑन द बैटरी। तो देखो फिर इसी का एनालॉगस, मतलब बैटरी को वर्क ना करना पड़े, बैटरी में एनर्जी स्टोर कराएं हम, तो इसका उल्टा कर दो, इसमें प्लस क्यू भेज दो। अब इसमें प्लस क्यू भेजोगे, सोचो तुम यहां पे प्लस क्यू भेजो, यहां से तो अभी प्लस क्यू निकाल रहे थे, देखो ये प्लस क्यू आया, यहां से चला गया। या फिर उल्टा इसका डायग्राम बनाओगे दूसरा, इसके करस्पॉन्डिंग, क्या यहां से माइनस क्यू आएगा, यहां चला जाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा सोचो तुम, प्लस क्यू यहां पे मैं दूसरे सोर्स, यहां बैटरी को बड़ी बैटरी से जोड़ा, और उसने बड़ी बैटरी ने क्या किया, यहां प्लस क्यू घुसा दिया, अंदर प्लस क्यू घुसा दिया, तो प्लस बैटरी, बड़ी बैटरी ने यहां प्लस वाला है और प्लस डाला, तो इसको थोड़ी वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, जो बड़ी वाली बैटरी है। तो बड़ी वाली बैटरी इसमें वर्क करेगी, तो यहां प्लस क्यू और यहां से प्लस क्यू। या फिर दूसरा डायग्राम इसका, दूसरा डायग्राम कौन बता सकता है?
दूसरा डायग्राम ऐसे, इस बैटरी को जोड़ा तुमने जो, उस ऐसे सोच लो कि बैटरी का नेगेटिव वाला जो है वो माइनस यहां घुसाना है, यहां प्लस घुसाने में भी इसको वर्क करना पड़ेगा, यहां माइनस घुसाने में भी उसको वर्क करना पड़ेगा इसको, तो यहां पे माइनस, ठीक। तो वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी। तो ये, अब ये वाला हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, ये एक साइन कन्वेंशन तो लिखनी पड़ेगी ना, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क होता है, और ये वाला नेगेटिव। नहीं तो पता चला सारे वर्क ऐड ही हो जाए। एक्चुअली में सर्किट में अगर ज्यादा बैटरी लगी है, 4-5 बैटरी है, कुछ बैटरी तो एनर्जी खर्च कर रही है और कुछ बैटरी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, एनर्जी कंज्यूम, यहां पे लिख देना एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, तो ये नेगेटिव वर्क होता है। तो नेगेटिव V इंटू क्यू, होता तो वही, होगा तो वही ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या होगा, यहां से बैटरी का नेगेटिव यहां से प्लस क्यू खींचेगा, ये प्लस से यहां पहुंच जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा पूरा प्लस, और यहां से प्लस खिंच गया तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव। अब यहां क्यों नहीं आएगा, ये हम पहले ही सीख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसको कुल मिला के बैटरी ने इसको कितना चार्ज दिया, एक्चुअली में तो इससे खींचा है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको माइनस क्यू दे दिया, और इसको कितना दे दिया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो ऐसे चार्ज का ट्रांसफर होता है, बेहद जरूरी बात है। और आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, इसके बाद हम लोग कल सीखेंगे, बहुत अच्छे से कहूंगा मैं, और ज्यादा अगर नहीं आया होगा आपको समझ में तो और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, थैंक यू।